मैं डॉक्टर भवानी प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़। मैं आज आपको संविधान के संशोधन के बारे में बताऊंगा। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है और भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो लचीला कम कठोर है। देश के विश्व के अन्य जो देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये सब संघवाद प्रणाली को अपनाए हैं और वहाँ संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कठोर है। उनके अनुभव को देखते हुए 1950 में जब हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जब संशोधन की प्रणाली पर विचार किया तो उन्होंने देखा कि बदलते समय के अनुरूप संविधान में जो संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम शांतिपूर्ण ढंग से संशोधन की प्रक्रिया कहते हैं, उसका कुछ लचीला होना भी जरूरी है कुछ मामलों में। और संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो मजबूत बना रहे, इसलिए कुछ कठोर भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने 3 प्रकार की संशोधन की प्रक्रियाओं का संविधान में प्रावधान किया। पहला, साधारण बहुमत। संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें साधारण बहुमत से संविधान का संशोधन किया जा सकता है, जैसे अनुच्छेद 4 है, 169 है, 239 ए है। इनमें साधारण बहुमत से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि कोई अन्य कानून बनाया जाता है, उसी उसी के अनुपात में इसमें भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा जो है विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत में आपका सदन के बहुमत प्लस उस वक्त उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब जाके वो संशोधन मान्य होगा। उसमें जो साधारण बहुमत से जो संशोधन होंगे और जो तीसरा प्रक्रिया है जो विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की अनुमति, तीसरे प्रकार का संशोधन। तो जो अनुच्छेद पहले साधारण बहुमत में नहीं आते हैं और जो विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की अनुमति से जिसमें संशोधन किया जाएगा, उनको छोड़कर जो बच गए हैं वो ये द्वितीय संशोधन की प्रक्रिया से विशेष बहुमत से संशोधन किए जाएंगे। विशेष बहुमत में आपका साधारण जो सदन की जो सदस्य संख्या है उसका बहुमत एवं उस वक्त उपस्थित 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की संशोधन की के द्वारा जो संशोधन किया जाएगा उसमें प्राय देखा गया है कि जो संघवाद से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, उनमें आपका संशोधन अगर करना है तो आधे राज्यों की भी अनुमति की आवश्यकता होगी। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार, संघ तथा राज्य की न्यायपालिका, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में अनुसूची 4, 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद 368, इस प्रकार जो हैं इसमें अगर संशोधन करना होगा तो पार्लियामेंट से पारित होने के बाद, विशेष बहुमत से पारित होने के बाद आधे राज्यों को भेजा जाएगा और उनमें से कम आधे राज्य अर्थात 14 राज्य जब इसमें अपनी सहमति व्यक्त कर देंगे तब वो संशोधन मान्य होगा। तो ये हम देखते हैं संशोधन की प्रक्रिया, 3 प्रकार की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में है। अब हम आगे ये चर्चा करते हैं क्या ये प्रक्रिया है एवं इसी में शक्ति भी है कि संसद कहाँ तक संविधान में संशोधन कर सकती है, किसी चीज को भी बदल सकती है, क्या उसको ये अधिकार है। तो इसका सबसे पहला वाद जो आया वो था आपका शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951, जिसमें प्रथम संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी गई और उसमें उच्चतम न्यायालय का कहना था कि संसद को पूर्ण रूप से संविधान में संशोधन करने का अधिकार है और वो भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के पास प्राय यही प्रश्न था कि क्या संसद मौलिक अधिकार भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया के साथ साथ शक्ति का भी उसमें उल्लेख है, संसद की शक्ति कहाँ तक है, कहाँ तक वो संशोधन कर सकती है। तो उच्चतम न्यायालय ने इस 1951 में शंकरी प्रसाद के वाद में ये कहा कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति है।
उसके बाद सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 1965 में संविधान के 17वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया। उसमें भी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है। इसके बाद 1967 में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में, इस केस में उच्चतम न्यायालय ने 11 जजों की बेंच ने प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग करते हुए ये कहा कि आज के बाद से संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 368 में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, शक्ति नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत संशोधन भी आता है, अर्थात संशोधन के जरिए भी आप मौलिक अधिकार में उसको छीन नहीं सकते, संशोधन नहीं कर सकते। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए संसद ने 24वां संवैधानिक संशोधन पारित किया 1971 में, जिसको चैलेंज किया गया उच्चतम न्यायालय में। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये 13 जजों की बेंच से 7 बहुमत से उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में इंक्लूडिंग मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है, किंतु संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, बेसिक फीचर है, जो बेसिक एलिमेंट है संविधान के, उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति भी है, प्रक्रिया भी है, ठीक है, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, उसमें वो संशोधन नहीं कर सकती। अनुच्छेद 13 में संशोधन शब्द नहीं है, विधि की परिभाषा में संशोधन नहीं आता है, इसलिए संसद को संशोधन के जरिए मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है। ये मूलभूत ढांचा क्या है, बेसिक फीचर क्या है, इसमें उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट रूप से कहना था कि संसद को संविधान से अधिकार प्राप्त है, संविधान से ही उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। इसी तरह हर संस्था अपना कार्य करती है संविधान के अंतर्गत। तो संसद को जो मूलभूत ढांचा है उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ये जो उद्देशिका है, संविधान की जो उद्देशिका है, वो स्पष्ट रूप से मूलभूत ढांचा का उल्लेख करती है, और जो संविधान के आवश्यक तत्व हैं उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। अब ये मूलभूत ढांचा क्या है, ये संविधान के संशोधन के हर संशोधन पर डिपेंड करता है कि वो मूलभूत ढांचा है या नहीं है। इसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस 1975 का केस है, जिसमें 39वां संवैधानिक संशोधन पारित हुआ था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उस संशोधन को रद्द करते हुए ये कहा कि विधि का शासन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये संविधान के आवश्यक तत्व हैं, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये संविधान के मूलभूत ढांचा है। इसके बाद आपका 42वां संशोधन को मिनर्वा मिल बाद में चैलेंज किया गया 1980 में। इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के जो मूलभूत ढांचा है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, और जैसे कि संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति है, कुछ अधिकारों और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य है, कुछ मामलों में मूल अधिकार, कुछ मामलों में न्यायिक जुडिशियल रिव्यू, ये सब मूलभूत ढांचा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा थ्योरी ऑफ लिमिटेशन, इसका सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। बेसिक फीचर या सीमित संशोधन या मूलभूत ढांचा में संशोधन नहीं करने का अधिकार, इसके सिद्धांत को पारित किया, जो आज भी लागू है। और ये 13 जजों की बेंच थी, जिसमें से 7 जजों ने अपना अलग अलग विचारों से अपना निर्णय दिया था, और बहुमत का निर्णय ये था कि संविधान के मूलभूत ढांचों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। क्योंकि अगर हम मान लें, एक बार कल्पना कर लें कि हाँ, संसद किसी भी संशोधन तक जा सकती है, तो क्या हम मान लें कि संसद ये संशोधन कर दे कि राष्ट्रपति का जो पद है, आज जो राष्ट्रपति हैं,
अब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा और वो वंशानुगत हो जाएगा, राष्ट्रपति के जो बेटे होंगे वही राष्ट्रपति बनेंगे। उसके बाद दूसरा संशोधन कर दे कि आज के बाद 368 में वो संशोधन कर दे कि आज के बाद 100% बहुमत से ही संविधान का संशोधन होगा। क्या हम ये सब कल्पना कर सकते हैं? क्या संविधान के निर्माता ऐसा चाहते हैं या ऐसा चाहते थे? भारत की आज़ादी जो मिली कितने कठोर संघर्ष के बाद मिली। हम ये देखते हैं कि जो भारत में पुराने समय से राजतंत्र चला आ रहा था, जो चाहे पुराने राजाओं का, उसके बाद मुगलों का, उसके बाद ब्रिटिश का रानी का शासन, ये सब साम्राज्यवाद और वंशानुगत राजतंत्र के अंतर्गत भारत रहा, शुरू से भारत रहा। 1947 में आज़ाद होने के बाद पहली बार हम लोगों ने गणतंत्र प्रणाली को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाया और गणतांत्रिक शासन को अपनाया, जिसमें देश का राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित है और 5 साल के लिए, हर 5 साल में बदलना है, फिर चुनाव होना है। ये गणतांत्रिक शासन है जो कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी नहीं है, ब्रिटेन में भी नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि ये संविधान के भारतीय इतिहास का संघर्ष का ये मूलभूत ढांचा है, गणतांत्रिक प्रणाली, प्रजातांत्रिक प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष, इन सबको संसद को बदलने का अधिकार नहीं है। ये उसमें है, वो उसको हम ये कह सकते हैं वो इनडायरेक्टली उसमें सम्मिलित है। ये लिमिटेशन पावर है, लिमिटेशन है, निर्बंधन है कि आप एक सीमा से ज़्यादा संशोधन नहीं कर सकते। संविधान के जो मूलभूत ढांचा है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आज भी स्थिति यह है, केशवानंद भारती केस के जो प्रेसिडेंट है, जो सिद्धांत है, आज भी वो लागू है और 13 जजों का ये निर्णय है। 13 जजों की बेंच थी, 7 जजों का निर्णय है। अर्थात अगर इसमें कभी कोई इस निर्णय को अगर कभी ओवररूल करना हो, कभी इसमें विचार करना हो, तो कम से कम 13 जजों से बड़ी बेंच जब बैठेगी तभी वो इस पर विचार कर सकती है। इसके बाद हम अगले वीडियो में विभिन्न इम्पोर्टेंट संवैधानिक संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।